इवन ये एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क, है ना। व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट टू मेजर द क्रूड ऑयल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल। और बच्चों ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्क क्वेश्चन ये आपको आना चाहिए। ट्रू फ्रेंडशिप तो सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जो आप पैसे से खरीद रहे हो वो ट्रू फ्रेंडशिप है ही नहीं। में हमें वो पॉलिसीज बनानी चाहिए, वो लॉज बनाने चाहिए जो सबको क्या दे, बेनिफिट दे। अब बच्चों ये जो टर्म है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है टोटल स्पेन ऑफ द लाइफ। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज सोनिया, योर सोशल साइंस मेंटर। और आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक्स की बुक और उसका चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ओके बच्चों, तो डेवलपमेंट जैसे आपको पता है इसका मीनिंग होता है ग्रोथ, और एवरीवन वी वॉन्ट डेवलपमेंट, हम सब डेवलप करना चाहते हैं, हम सब ग्रोथ चाहते हैं। तो इस चैप्टर का बच्चों जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो डेवलपमेंट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, और एक का डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट से कैसे कॉन्फ्लिक्ट करता है, और नेशनल डेवलपमेंट, वर्ल्ड लेवल पर डेवलपमेंट हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बच्चों इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ टर्म्स आपको जानने को मिलेंगी कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है, और एट द लास्ट जो हमारा मेन कंसर्न होता है कि डेवलपमेंट जो हो उससे हमारे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे, तो वो जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं डेवलपमेंट के साथ, और यही मोटिव है हाई प्रोफाइल का। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम और आप हाई प्रोफाइल के माध्यम से जुड़े हैं, और हम भी आपका डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ चाहते हैं। और ये जो ग्रोथ है हम हाई प्रोफाइल के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों की जानकारी दे रहे हैं, और ना सिर्फ एकेडमिक बल्कि इसके अलावा हम आपको समसामयिक विषय, जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बहुत कुछ, और ना सिर्फ आपके लिए, भविष्य में आपके पेरेंट्स के लिए भी काफी सारे ऐसे यूजफुल वीडियोस आएंगे। तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए हाई प्रोफाइल के साथ, और चलिए हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं डेवलपमेंट है ना, एक बल्ब यहां पर जला हुआ है कि हम सब किसके बारे में सोचते हैं, हम सब सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, और हम ये चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो, ठीक है, जो डेवलपमेंट हो वो ओवरऑल हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। और हम ये भी चाहते हैं इसके साथ कि जो डेवलपमेंट हो यानी कि वो किस तरह का हो, वो इस तरह का हो कि जिससे ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ओके, नॉट ओनली इन द वन स्फीयर ऑफ द लाइफ, हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो वो पूरी तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, तो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि ग्रोथ। हम सब क्या चाहते हैं, हम सब चाहते हैं ग्रोथ करना, ग्रो करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी जो अभी करंट सिचुएशन है उससे इंप्रूव करते हुए अपनी लाइफ को एक्सेल कर सके, ठीक है, उसको और ज्यादा बेहतर बना सके। और सोसाइटी में यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं तो वहां डेवलपमेंट को लेकर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें अपनी बेसिक नीड यानी कि जो हमारे रोज जरूरत की चीजें होती हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये तो बहुत बेसिक है। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ओके, तो यानी उसमें इंप्रूवमेंट आए, वो क्या होता है, जैसे कि बेटर जॉब्स, है ना, हम सबको बेटर जॉब चाहिए, बेटर इनकम, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और ज्यादा। और इससे ज्यादा हम चाहते हैं कि हमें बहुत सारी चॉइसेस मिले। ओके, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होता है, बिकॉज आपको पता है कि हम सबके डेवलपमेंट गोल अलग अलग हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का वो क्या है कि चॉइसेस जो है वो मोर अवेलेबल हो, ताकि सोशल स्फेयर में भी और इकोनॉमिक स्फेयर में भी। और जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर हमें चूज करना हो, ओके, जॉब्स आफ्टर अ गुड ग्रेजुएशन डिग्री, ओके, एस्टीम कॉलेज, तो ऑब्वियस है कि हमारा एक होगा कि ग्रेजुएशन तो हमें करना ही है, लेकिन ग्रेजुएशन कहां से करना है। अब आफ्टर 10th जब आप चूज करेंगे अपनी स्ट्रीम को, तो आप स्ट्रीम को चूज करेंगे या सब्जेक्ट्स को जो चूज करेंगे वो इस बेसिस पे करेंगे कि किसमें आपका ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, और आप कौन से कॉलेज से, कौन से स्कूल से, कौन से यूनिवर्सिटी से उसको करना चाहेंगे। तो डेवलपमेंट मींस ग्रो करना होता है कि हम इस तरह से बढ़ना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, ठीक है, और इसके लिए हमें डेवलपमेंट को इस तरह से देखना चाहिए। तो ये हो गया डेवलपमेंट का मीनिंग। ठीक बच्चों, और अब हम आगे देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है यानी कि डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पर्सन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डेवलपमेंट गोल आपका और मेरा वो सेम नहीं हो सकता, है ना, इवन इन द सेम फैमिली
your brothers and sisters, okay, your friends, you do not have the same goal, तो your development goal could be conflicting. तो यहां पर हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलपमेंट के जो गोल्स होते हैं, जो हमारे एम्स होते हैं, क्योंकि ये आइडिया हमारे साथ हमेशा चलता है, तो यहां पर हम देखेंगे जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पर्सन, अलग अलग कैटेगरी. तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी है लैंडलेस रूरल लेबर, यानी वो लोग जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता है और एज ए लेबर वो किसी और के लैंड पर काम करते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई. अब इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? इनके लिए डेवलपमेंट गोल ये होगा कि इनको ज्यादा से ज्यादा डेज काम मिले, बेटर वेजेस मिले, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिले इनके बच्चों को, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू. दैट इज नहीं होता है कि अपने बच्चों के एजुकेशन पर बहुत ज्यादा खर्च कर सके, हैंड टू माउथ इनकी अर्निंग होती है, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में क्या किया जाता है, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन पुअर एंड रिच और अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग. तो ये चाहते हैं कि इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो. तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है लैंडलेस रूरल लेबर, उसके डेवलपमेंट गोल ये होंगे. और ये क्वेश्चन बोर्ड में आपका 1 मार्क का एमसीक्यू में आता है कि व्हाट विल बी द डेवलपमेंट गोल ऑफ द लैंडलेस रूरल लेबरर्स. ओके, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं. अब जो सेकंड कैटेगरी है, ओके, ये जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है प्रॉस्परस फार्मर. प्रॉस्परस का मतलब होता है वेरी रिच फार्मर, जो पंजाब में, आपको पता है कि पंजाब जो है एक डेवलप्ड एग्रीकल्चर सिस्टम है वहां पर. तो यहां पर उनको क्या चाहिए, यहां पे जो रिच फार्मर है जो पंजाब को बिलोंग करता है, वो चाहता है कि उसकी फैमिली इनकम जो हो वो बहुत हाई हो, बहुत ज्यादा हो, उसको उसकी क्रॉप का सपोर्ट प्राइस, आपको पता है एमएसपी, गवर्नमेंट एवरी ईयर प्राइस अनाउंस करती है कि कितने में वो इन फ्यूचर उसको खरीदेगी, वो ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है. और उसको क्या मिले, उसको हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिले. अब यहां देखिए आप, लेबर उसको चाहिए चीप और ये चाहते हैं बेटर वेजेस. तो यहाँ पे इन दोनों के गोल क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, यानी कि दोनों के गोल्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है. दीज आर द कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, लैंडलेस रूरल लेबर और फार्मर फ्रॉम वेरी रिच फार्मर. तो देखा बच्चों, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो. यहां पर हम देख सकते हैं. अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ. जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बेसिक प्रॉब्लम है. क्लास 9th इकोनॉमिक्स में आपने इसको पढ़ाई है, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ओके, जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, अब जिसके पास जॉब्स नहीं है, वो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उसका होगा कि उसको रेगुलर जॉब्स मिले, बेटर वेजेस मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, ओके, कि सोसाइटी में उसके पास भी एक सिक्योर एटमॉस्फेयर हो ताकि वो ग्रोथ कर पाए. क्लियर. और फोर्थ एग्जांपल है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. एक गर्ल जो अर्बन फैमिली, रिच अर्बन फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक. तो यहाँ पे उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, यहाँ पे उसका डेवलपमेंट गोल ये होगा, जो रिच अर्बन फैमिली को गर्ल बिलोंग करती है, कि उसे भी उतनी ही फ्रीडम मिले जितनी उसके ब्रदर को मिलती है. तो ऐसा क्यों भाई, क्योंकि इंडिया में आपको पता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ओके, सो द सेम, जो सेम मिलती है, यानी कि बॉयज को फ्रीडम मिलती है वो गर्ल्स को नहीं मिलती है, ओके. और इसके अलावा वो चाहती है कि वो डिसाइड करे कि वो क्या करना चाहती है लाइफ में, ना कि उसके पेरेंट्स डिसाइड करें. तो यहां पर हमने देखा कि ये जो 4 कैटेगरीज है, ये 4th कैटेगरी है, ओके, ये 3rd कैटेगरी है. तो हमने देखा लैंडलेस रूरल लेबर, प्रॉस्पर फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अर्बन एम्प्लॉयड यूथ और गर्ल फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली. तो इनके जो डेवलपमेंट गोल है वो अलग अलग हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, ओके. तो वन में बी द डेवलपमेंट नॉट फॉर द अदर्स, ओके. और डेवलपमेंट गोल्स हमेशा क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. तो इस तरह से ये जो डेवलपमेंट गोल है हमने देखा, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. इट इज नॉट सेम फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ द पर्सन. अब यहां पर हमने कॉमन चीज नोट की, जैसे कि हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में देखा कि इसमें सबका एक पर्टिकुलर गोल था, इनकम, कि उनकी वेजेस, उनकी वो प्रॉस्परस पंजाब का फार्मर हो या लैंडलेस रूरल लेबर हो, ओके, या गर्ल हो, सब लोग क्या चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ हो. और ग्रोथ में एक चीज जो सबसे कॉमन हमने नोटिस की वो कौन सी थी, वो थी क्या, कि इनकम, ओके. तो इनकम जो है एक कॉमन गोल है. इनकम क्या है, एक कॉमन गोल है. तो इनकम इज द कॉमन गोल जो हमने आइडेंटिफाई किया बाय एज आपके एनसीईआरटी में टेबल 1.1 में कैटेगरीज दी गई हैं बुक में, वो आप देखिए, जिसमें से हमने 4 यहां पर डिस्कस किया. ऐसे ही आप और कैटेगरीज देख सकते हैं. तो इस तरह से बच्चों आप नोटिस कर सकते हो, जैसा मैंने कहा कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो टेबल 1.1 है, यानी डिफरेंट गोल फॉर डिफरेंट पर्सन, इट इज इंपॉर्टेंट. तो इसको बच्चों अच्छे से कर लीजिएगा, उसको मार्क कर लीजिएगा. तो यहां पर हम देखते हैं कि इनकम जो है वो एक
कॉमन है। और इनकम के अलावा अदर गोल्स भी होते हैं, बिकॉज इनकम इंपॉर्टेंट है नो डाउट, पर जो पीपल है वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके जो दूसरे गोल्स हैं वो भी फुलफिल हो। ठीक है बच्चों, तो वो क्या है, इसमें हमने देखा कि पीपल जो है वो सब इनकम, देखिए यहां पर दिखाया गया है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पर्सन है यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हैं गर्ल, दैट इज द मैन, बॉय, है ना, यहां पर सब है, लेकिन सबका जो एक कॉमन गोल है वो क्या है, यहां पर देखिए ये साइन बना हुआ है डॉलर का, ये रुपीस का, ये पाउंड का। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज बनी हुई है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉमन थिंग है पीपल का कि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, डिसेंट प्राइस मिले क्रॉप का। तो ये सब क्या है, ये है इनकम, कि दे ऑल वांट मोर। ओके, जो उनकी सैलरी है, जो वो अर्न कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहाँ पे कॉमन थिंग जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है दैट इज द कॉमन बिटवीन देम। लेकिन मनी, है ना, सिर्फ इनकम ही एनफ नहीं है, पीपल जो है इनकम के अलावा दूसरे गोल्स भी देखते हैं। तो दूसरे गोल्स क्या है, दूसरे गोल्स हैं दैट इज कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि मनी जो है वो क्या दे सकती है हमें, उससे हम खरीद सकते हैं। बट जैसा कि आपको पता है कि नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स वी वांट दैट मेनी थिंग्स अदर दैट आर टर्म्ड एज द नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मनी इज नॉट एनफ, तो सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है डेवलपमेंट के लिए। पीपल, इनकम इंपॉर्टेंट गोल है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गोल, बट लोग जो है मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मनी से हम क्या बॉट खरीद सकते हैं, हम घर खरीद सकते हैं, हम गाड़ी खरीद सकते हैं, हम सेल फोन खरीद सकते हैं, हम बेटर लाइफ खरीद सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम मनी से नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आपका स्टेटमेंट दिया कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय एवरीथिंग विच यू वांट मे टू लिव वेल। एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है। तो हर चीज के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें हमें नॉन मटेरियलिस्टिक, है ना, जो हम मनी से नहीं, तो क्या नहीं खरीद सकते हम, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, फ्रेंडशिप एंड लव, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। और ये भी हमारी, क्योंकि एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, हम और आप सब अपनी सोसाइटी में अपने डियर एंड नियर वंस में एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। ओके, और वो चीज जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं नॉन मटीरियलिस्टिक गुड्स। ओके, ये हमारे गोल्स होते हैं, गुड्स होते हैं जिनको हम मनी से नहीं खरीद सकते। जैसे कि हमें सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो आपके दैट इज सोसाइटी में आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसी से आएगा। सिमिलर फ्रेंडशिप है, तो ट्रू फ्रेंडशिप, है ना, ट्रू फ्रेंडशिप तो सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जो आप पैसे से खरीद रहे हो वो ट्रू फ्रेंडशिप है ही नहीं। ठीक है, और सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, तो दीज आर द नॉन मटेरियलिस्टिक गोल दैट वी कुड नॉट बाय, जो हम मनी से नहीं खरीद सकते। तो इनकम के अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के गोल होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिमिलर, मान लीजिए आपको कोई एक जॉब ऑफर कर रहा है, ठीक है, वहां पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है, अभी राइट नाउ यूक्रेन है या इजराइल है, पैलेस्टीन है, ऐसी कंट्री में आपको जॉब मिल रहा है, लेकिन आपको पता है वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वहां पे वॉर है, वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले सिर्फ आपका सैलरी, आपके वेजेस, आपकी इनकम में इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं होता है, आप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं, आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जांपल है कि इनकम के अलावा भी लोगों को, यानी पीपल को, वो अलग अलग गोल्स को देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हम अपने सेकंड टॉपिक के तरफ जाते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। यानी जिस कंट्री में हम रहते हैं, ऑब्वियस है जब हम अपना ग्रोथ चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, तो अपना नेशन का डेवलपमेंट भी चाहते हैं। अब नेशन के डेवलपमेंट को लेकर हमारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि हमारा नेशन का डेवलपमेंट कैसा हो। क्लियर, तो अब हम देखते हैं जो नेशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक जो हम बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट हो। तो ये बहुत ही जरूरी है क्या करना, कि हम ये अपने दिमाग में रखें कि डिफरेंट पर्सन जो है उनके डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस मींस आइडियाज होते हैं। जैसे अभी हमने 4 कैटेगरीज में देखा, तो मैंने आपको बताया ना कि देयर आर द 2 फीचर्स ऑफ द डेवलपमेंट, वन मे बी द डेवलपमेंट नॉट फॉर द अदर्स, माइट बी वन फॉर द डेवलपमेंट, इट इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग ओवर देयर। ठीक है, तो अब यहां हम देखें, जब नेशनल डेवलपमेंट की बात होती है तब भी हमें ये चीज बहुत याद रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव different as well as conflicting ideas of a country's development. countries मतलब national डेवलपमेंट, कि हमारी कंट्री का किस तरह से डेवलपमेंट हो। ओके, अब
ये भी है कि सबका अलग अलग होगा, तो अब उन सभी आइडियाज को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये देखना होगा कि जो आइडिया है एवरीवन, सबका या किसी स्मॉल ग्रुप का, क्या वो सिमिलर है या नहीं है। ओके, आज आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जब अपना एक एजेंडा लेकर आती हैं, मैनिफेस्टो लाती हैं, प्रोमिसेस करती हैं, तो आपको पता है वो बेसिक थिंग सबको कहते हैं कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, बेटर एजुकेशन, बेटर रोड्स, ओके, बेटर मींस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने देखा होगा मोर और लेस यही प्रोमिसेस किए जाते हैं। तो उनको पता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं कि जो उनका एरिया है, जो फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेटर हो। ओके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छा रोजगार मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही देखना होगा कि जो नेशनल डेवलपमेंट होता है उससे पहले हमें ये सोचना होगा क्या कि जो आइडिया है बेनिफिट एवरीवन, जो हमारा आइडिया है नेशनल बेनिफिट का, वो सबको बेनिफिट कर रहा है या ओनली स्मॉल ग्रुप को कर रहा है। क्योंकि आपको पता है नेशन में हमें वो पॉलिसीज बनानी चाहिए, वो लॉज बनाने चाहिए जो सबको क्या दे, बेनिफिट दे। ओके, और सबका भला हो उससे। तो नेशनल डेवलपमेंट से पहले हमें यह सोचना होगा कि जो भी आइडिया हो, इट कुड बी ओके बेनिफिटेड टू एवरीवन, नॉट दैट इज अ स्मॉल ग्रुप या पर्टिकुलर वन ग्रुप ओवर देयर। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, नेशनल डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक, तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स द एबिलिटी ऑफ द कंट्री, कि एक कंट्री में सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाया जाए। आपको पता है, और स्पेशली इन द डेमोक्रेसी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कि एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो बनाए, आंसरेबल हो, जो लोगों की नीड्स यानी लोगों की जो जरूरतें हैं उसको रिस्पॉन्ड करे। ओके, और वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो सबका भला हो, सबका नहीं तो एटलीस्ट मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का भला हो। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो नेशनल डेवलपमेंट होता है इसका मीनिंग होता है कि कंट्री की कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसका सोशल वेलफेयर कैसे किया जाए और उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कॉमन वेज हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। ठीक, एजुकेशन, ओके, सबको शिक्षा मिले, इसीलिए यू नो राइट टू एजुकेशन, ये जो लॉ है जिसमें अप टू द 14 ईयर्स सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। और स्पेशली एजुकेटिंग द पुअर पीपल, बिकॉज पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड the very expensive education, तो it should be given by the government through the government schools। ठीक है, तो ये हो गया educating the poor। दूसरा providing facilities, facilities मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को दे ताकि उनको ओके ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। पोर्टेबल वाटर, यू नो वाटर इज आवर लाइफ। ओके, तो पीने का पानी यानी कि फ्रेश वाटर शुड बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन। ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। तो मींस यहां पर हम कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होगा, जब एजुकेशन, बेटर फैसिलिटीज जिसमें हेल्थ भी आ जाता है। यू नो हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो ह्यूमन को क्या बनाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब कर कर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने नेशन का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं, कुछ वेज हैं कि किस तरह से क्या हो सकता है, नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नेशनल डेवलपमेंट की। अब हम देखते हैं कि हम कुछ कंट्रीज को, जैसे आपने सुना होगा या आपको पता भी है कि हम कंट्रीज को कैटेगराइज करते हैं कि ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है और ये अंडर डेवलपिंग है कंट्रीज। ठीक है, तो अब ये जो क्राइटेरिया है हम क्या यूज करते हैं, हम कैसे उनको कैटेगराइज करते हैं, हमने उनको कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में किया है। तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कि हम किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज को या इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारी, उनको कंपेयर करते हैं कि ये ज्यादा डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, ये अंडर डेवलप्ड है। तो उसके लिए कौन से क्राइटेरिया, कौन से फैक्टर्स जो हैं जिनको हम चुनते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि जिन कंट्रीज की इनकम क्या होती है, जिन कंट्रीज की इनकम हायर होती है, ठीक है, ज्यादा होती है, तो उनको ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, दे आर मोर डेवलप्ड ओके देन अदर्स। और जहां पर लेस इनकम होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, अंडर डेवलपिंग होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इनकम होगी तो उतनी ही ज्यादा उनके पास चीजें होंगी। तो इसका मतलब सिर्फ हम यही निकाले या हम ये समझे कि सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग हम कंट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो ये हमें एनालाइज करना है कि इसको हम किस तरह से देखें कि जहां पर इनकम ज्यादा है
ओके वही कंट्रीज क्या है, ज्यादा ग्रोथ कर रही हैं, और जहां पर इनकम कम है वो कंट्रीज जो है वो ग्रो नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो क्या हम इसी को माने या कुछ और क्राइटेरिया भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं? ठीक, तो इसमें देखिए आप कि इनकम जो है, यानी जिसे पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जितनी टोटल इनकम है उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता है। मतलब दिस इज द फॉर्मूला, हाउ कैन वी गेट, है ना, कैसे हम टोटल इनकम यानी एवरेज इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम जो है। और बच्चों ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्क क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, 1 लिख लीजिए कि पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम क्या होती है, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ओके, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक, और इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पर कैपिटा इनकम। ओके, अब वर्ल्ड बैंक जो है, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, यूएनओ का एक मेन ऑर्गन है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज को जब क्लासिफाई करता है, उनको डिवाइड करता है, तो उसका जो क्राइटेरिया वो यूज करता है वो कौन सा करता है, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। ओके, जैसे यहां पर है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। ये भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है, एवरेज इनकम। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है वर्ल्ड बैंक, ये आपके 3 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, और वो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से कैसे डिफरेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, पर कैपिटा इनकम को यूज कर रहा है, ओके, कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। देखिए, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की है, वो ये मानते हैं, ये क्राइटेरिया है कि जहां पर कैपिटा इनकम कितनी है पर पर्सन, $1035 पर पर्सन, तो वो कंट्रीज क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, या उनको क्या बोला जाता है, लो इनकम कंट्रीज। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इधर दिस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बात एक ही है। तो जहां की पर कैपिटा इनकम $1035 ओके से कम होती है तो वो क्या है, लो डेवलप्ड, लो इनकम कंट्रीज। जहां पे 1530 ये इनकम होती है डॉलर, ये डॉलर में है, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, उनको डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, और इनको क्या बोला जाता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज। एग्जांपल जो है वो है इंडिया। ओके, तो हमारी कंट्री इस कैटेगरी में आती है, डेवलपिंग कंट्रीज या लो मिडिल इनकम। ओके, और जहां पर कैपिटा इनकम $12,616 ओके, इससे ज्यादा है तो उसको डेवलप कंट्रीज बोला जाता है, रिच कंट्रीज है, जैसे कि यूएसए है ना, जापान है, ओके, चाइना है। तो यहाँ पे जो ये डेवलप कंट्रीज है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन इनकम जो है वो इस क्राइटेरिया में है, और इसमें जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं, ओके, हमारा पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये सब किसमें आता है, ये सब एग्जाम्पल है, दैट इज द लो इनकम कंट्रीज। तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, और इसके बेसिस पर वर्ल्ड डेवलपमेंट ने कैटेगराइज किया है कंट्रीज को। ओके, और अब हम देखते हैं कि इसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट जो एक ही क्राइटेरिया यूज कर रहा है, क्या, पर कैपिटा इनकम, या जिसे हम बोलते हैं एवरेज इनकम। अब उसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि क्या ये सही है क्या? अब देखिए, एवरेज है तो टोटल पॉपुलेशन की है, बट आपको पता है किसी भी कंट्री में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, और कुछ मिडिल क्लास होते हैं। तो यहाँ पे तो हमने एक एवरेज निकाला। जैसे क्लास में आपको पता है ना कि आपका जो रिजल्ट आता है, टोटल जितने भी मार्क्स आए सब स्टूडेंट्स के, तो उसका एक एवरेज आया कि 75% एवरेज है इस क्लास में। जैसे 9th में आपके सेक्शन का एवरेज निकला 75, तो सबके 75% तो नहीं आए होंगे, किसी के 95 भी होंगे, 98 भी होंगे, किसी के 60 भी होंगे, 48 भी होंगे, समझ में आ गया। लेकिन एवरेज से क्या होता है, जो डिफरेंसेस हैं, डिस्पैरिटीज हैं, वो हाइड होती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है किसका, जो वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया यूज करता है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम का। ओके, तो ये क्या करता है, ये जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री में, मतलब रिच और पुअर के बीच में कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट है हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कंट्री का, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है, तो दोनों ही कंट्री का मान लीजिए पर कैपिटा इनकम 50,000 है, लेकिन कंट्री ए में हम देखते हैं कि किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है
इनकम सबकी 10,000 या 9,500, 10,500 ऐसे है, और एक कंट्री है जहां पर कैपिटा इनकम 4 सिटीजन की 500 है, ओके, और एक की 48,000 है। तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी हो गई ना बच्चों, समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि एवरेज इनकम जो है वो क्या करता है, वो रिच और पुअर के बीच में एग्जैक्टली इनकम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं बताता है। माइट भी आपको जो एग्जांपल मैंने दिया है और एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि अदर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि सिर्फ आप पर कैपिटा इनकम को ही क्यों क्राइटेरिया मान रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा वहां पे लिटरेसी रेट कितना है, okay, how many population that is educated there, infant mortality rate मतलब under the 1 year how many deaths, ओके, ऑफ द चिल्ड्रन ऑन द पर 1000 बर्थ, ये आपको देखना है। तो ये जो है लिटरेसी मतलब एडुकेशन हो गया, ये हेल्थ हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सिर्फ हमें इनकम को ही क्राइटेरिया नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और ये तीसरा है कि ये साइज ऑफ पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है, जिस कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, ओके, तो वहां का एवरेज इनकम जो होगा वो कम आएगा, ओके। एंड फोर्थ है कि रीजनल डिफरेंसेस, अब जैसे कि आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हमारी कंट्री में अगर हम पॉवर्टी को देखें तो जो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे पॉवर्टी का रेशियो ज्यादा है। आपने क्लास 9th में पॉवर्टी इन इंडिया ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया है, उसमें आपने स्टेट वाइज ओके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी देखा है, और तो कुछ स्टेट जो हमारे साउथ की हैं वहां पर ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू दैट। तो यहाँ पे रीजनल यानी कि जो विद इन अ कंट्री तो इनकम जो होता है उसका हमें अकाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें तो जो बैकवर्ड एरियाज हैं वो भी इंक्लूडेड है, और जो बहुत ज्यादा फॉरवर्डेड एरियाज हैं यानी कि जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है स्टेट्स वो भी इंक्लूडेड है। तो ये सब जो है ये क्या है कि डिसएडवांटेज, डिस्पैरिटीज की एवरेज इनकम जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक तो उसी के बेसिस पर क्या करता है, कंट्रीज को क्लासिफाई कर देता है। जैसे हमने देखा कि वो तो कंट्रीज को बोल देता है कि ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, ये अंडर डेवलपिंग है, ठीक है। तो एवरेज इनकम जो है वो नहीं। तो जैसे ये टेबल देखिए, यहां पर देख लीजिए एनसीईआरटी में भी, और यहां पे भी ये टेबल है, आप देखिए कि जो एवरेजेस है वो एक यूजफुल है कंपैरिजन के लिए, है ना, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इट हाइड द डिस्पैरिटीज, जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमें पता नहीं चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कंट्री ए, तो अब देखिए कंट्री ए में फर्स्ट ये सिटीजन्स है, ये 1 2 3 4 5 है ना, ये मंथली इनकम ऑफ द सिटीजन, ये फर्स्ट सिटीजन, सेकंड सिटीजन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सिटीजन। तो ये कंट्री ए है, ठीक है, और ये कंट्री बी है, मतलब दो अलग अलग कंट्रीज हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब जो इनकम है वो 9,500 से लेकर ओके 10,500 के बीच में 1,000 रुपीज का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ का एवरेज भी 10,000 आ रहा है। अब इस कंट्री में देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 4 सिटीजन है इनके पास इनकी इनकम सिर्फ 500 रुपीज है, ओके, और जो एक फिफ्थ सिटीजन है 48,000, तो कितना गुना ज्यादा है। और जब हम इनका एवरेज निकालते हैं यानी कि 50,000 टोटल हो गया, 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ इनकम, पता है ना आपको, इसी तरह से करना है। इसका टोटल भी 50,000 आता है, ठीक है। तो हम जब 50,000 यानी कि टोटल इनकम हो गया और पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है 5 सिटीजन की है, तो यहाँ पे एवरेज क्या आता है, यहाँ पे एवरेज आ रहा है 10,000, दोनों का सेम आ रहा है। जबकि कंट्री बी में देखिए आप बहुत डिस्पैरिटी है, ओके, और कंट्री ए में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। तो यहाँ पे हम क्यों, यहाँ पे हम देखते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर सिटीजन आर पुअर, 4 सिटीजन पुअर है, एक ही रिच है। तो हम इसको किस तरह से सही मान सकते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जैसा हमने देखा कि इनकम जो है पर कैपिटा इनकम है उससे डिस्पैरिटीज जो होती हैं वो हाइड होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनकम के अलावा जो दूसरे क्राइटेरिया है वो क्या क्या है और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकम के अलावा यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि इनकम के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है उसके वो क्या होता है, एडुकेशन, कि किसी भी कंट्री में एजुकेशन का स्टेटस क्या है ना, हाउ मेनी लिटरेट पॉपुलेशन, ओके, और दूसरा होता है हेल्थ, ओके। तो इसके लिए 2 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 मार्क का दोनों ही, इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा, ओके। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, इन्फेंट का मतलब लेस देन 1 ईयर, ओके। तो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर as percentage of the 100 live children born in that particular year. So that is known as the infant mortality rate. Clear?
और नेट अटेंडेंस रेशो, ये भी एक एजुकेशन का क्राइटेरिया, ये हेल्थ का हो गया है ना, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है और ये कर रहा है एजुकेशन को। तो इसमें हम देख सकते हैं कि नेट मतलब टोटल अटेंडेंस रेशो, कि जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है एज ग्रुप 14 और 15 के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं या नहीं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, यानी कंट्री में जो टोटल 14 to 15 ईयर के चिल्ड्रन हैं उनमें से परसेंटेज कितना है जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है नेट अटेंडेंस रेशो। और यहाँ पे हम देखिए 3 स्टेट्स के हमारे एग्जाम्पल हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। तो यहां हम देखेंगे कि हरियाणा, केरला और बिहार, इसमें आप देखिए जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे कम कहां पर है, केरला। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं। और सबसे ज्यादा कहां पर है, हाईएस्ट है, फर्स्ट नंबर पर है बिहार, ओके, सेकंड नंबर पर है हरियाणा और थर्ड नंबर पर है। तो थर्ड नंबर मतलब ये नहीं कि बुरा हुआ, ये अच्छा है कि यहाँ पे डेथ रेट जो है वो कम है, ओके। तो इसमें हमें असेंडिंग नहीं, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, ठीक है ना। केरला जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी हेल्थ स्टेटस यहाँ पे फर्स्ट अच्छा है, फिर ये सेकंड नंबर पर आया और ये थर्ड नंबर पर हुआ। अब हम नेट अटेंडेंस रेशियो देखते हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन जो एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं 14 एंड 15 वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पर कौन है, दैट इज द केरला, ओके। सेकंड नंबर पर यहां भी हरियाणा है और थर्ड नंबर पर यहां पर बिहार है, कि बिहार में जो लिटरेसी रेट है या नेट अटेंडेंस रेशियो है इस ग्रुप का वो बहुत कम है। तो ये 2 इंडिकेटर और हैं, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन, जिसको यूज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को डिसाइड करने में कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी स्टेट का। तो ये हुआ, ओके। और अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू द केरला एंड बिहार, फिर उसके बाद केरला आता है और बिहार आता है। लेकिन पर कैपिटा इनकम ही सिर्फ क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो बेटर कंडीशन में है वो कौन सा है, वो केरला है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द हरियाणा एंड बिहार। तो माइट भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम है। अब देखिए ये पूरा कंपैरेटिवली एक डेटा है, एक टेबल है, ऐसी ही टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हरियाणा, ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर दिया हुआ है, ये लिटरेसी रेट, ओके, 2011 लेटेस्ट और डेटा है, पर कैपिटा इनकम और नेट अटेंडेंस रेशियो। तो यहाँ पे देखिए कि केरला जो है एज कंपेयर टू हरियाणा, तो यहाँ पे इसकी पर कैपिटा इनकम कम है, किससे, हरियाणा से। लेकिन और जो हमारे अदर क्राइटेरिया हैं, यानी कि जो हमारा ये हेल्थ वाला स्टेटस है, अगर हम इसको देखें, एजुकेशन वाला जो स्टेटस है, अगर इससे कंपेयर करें, इसको छोड़ दें, सिर्फ इसको छोड़ दें, और इसके अलावा ये भी एजुकेशन को ही इंडिकेट करता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे बेटर परफॉर्मर कौन है, केरला, सिर्फ इसको छोड़कर, ठीक है। और हरियाणा की पर कैपिटा इनकम हाई है, लेकिन वहां पे हेल्थ और एजुकेशन का स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। और बिहार तो सभी में क्या है, दैट इज बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, यानी कि किस तरह से डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज करना चाहिए, जबकि वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही यूज कर कंट्रीज को कैटेगराइज कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम स्टेट्स को, इंडियन स्टेट्स को भी सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर करते हैं तो वहां पर हरियाणा हमें बेटर दिखता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम पर कैपिटा इनकम अदर क्राइटेरिया जो है उनको अगर हम देखते हैं तो केरला जो है दैट इज इन द बेटर पोजिशन, क्लियर। तो ये जो डेटास दिए गए हैं आपको, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर, ओके, टू डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही जरूरी नहीं होता। ये है पर कैपिटा इनकम, इनकम ओनली। इसके अलावा स्कूल मतलब एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सिर्फ इनकम है, इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया। और ये है हेल्थ, यानी कि हॉस्पिटल्स, ओके, हेल्थ फैसिलिटीज, ओके। तो इसलिए डेवलपमेंट को जब हम असेसमेंट करते हैं किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का, तो हमें सभी फैक्टर्स को इक्वल, ओके, मींस इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें सिर्फ पर कैपिटा इनकम को नहीं देखना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक तो पर कैपिटा इनकम को क्लासिफाई के लिए यूज करता है, लेकिन जो यूएनडीपी है, अभी हम आगे देखते हैं वो किस तरह से, दैट इज ये जो क्राइटेरिया है एजुकेशन और इसको यूज करता है। और आपको पता है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है, क्योंकि एज अ इन द सोसाइटी, अब ये एजुकेशन और जो हेल्थ है वो क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज, ओके। तो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से आपको हेल्थ, एजुकेशन इसमें इन्वेस्ट करती है और ये सब फैसिलिटीज दे रही है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। तो पब्लिक फैसिलिटीज जो होती है ये वो बेसिक फैसिलिटीज होती है जो सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन,
What do you mean by the public facilities and how they play the very important role in the development? ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये मेरा स्टार बन गया, मतलब बोर्ड एग्जाम आपका जो है मेन गोल उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर है कि पब्लिक फैसिलिटीज वो बेसिक फैसिलिटीज है जिसमें सभी सिटीजन्स को गवर्नमेंट जो है क्या करती है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलबींग के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोवाइड कराती है। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ, सिक्योरिटी, 4th ट्रांसपोर्ट एंड फूड। ओके, तो ये जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है और इन्हें मिलाकर क्या बोला जाता है, पब्लिक फैसिलिटी। द फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, कि किस तरह से जो कंट्री में डिफरेंट स्टेटस वाले सिटीजन्स हैं उनका वेलफेयर किया जाए, तो इसी ही पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। ओके, और यहां पर हम देख सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज के लिए हमें क्या चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज के लिए। तो आपको पता है, जैसे मैंने अभी बोला कि सभी सिटीजन इक्वल नहीं है ना, आर नॉट इक्वल, ऑल सिटीजन्स आर नॉट इक्वल इन अ नेशन। मतलब कुछ रिच है, कुछ पुअर है, कुछ मिडिल क्लास है, ठीक है। तो कुछ लोग जो रिच होते हैं वो कैपेबल है, वो बेसिक फैसिलिटीज मतलब वही हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ओके, और उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जिनकी इनकम ज्यादा नहीं होती है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ फैसिलिटीज नहीं ले सकते। जैसे मैंने आपको कैटेगरी बताई थी कि लैंडलेस रूरल लेबरर है, अब वो चाहता है कि उसके बच्चे को, उसके चिल्ड्रंस को गुड एजुकेशन मिले, लेकिन वो खुद नहीं प्रोवाइड करा सकता, तो वो पब्लिक फैसिलिटी में आएगा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें पब्लिक फैसिलिटीज की नीड क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड। Okay, this question also can be asked, what do you mean by the public facility, why do we need, how the public facility provide the important role। तो ये पूरा जो public facility वाला टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो why do we need the public facilities, तो इसलिए हमें public facilities चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला रीजन है सभी सिटीजन इक्वल नहीं है नेशन में, ओके, कुछ कैपेबल है, कुछ कैपेबल नहीं है, ओके, और जिनकी इनकम जो है सफिशिएंट होती भी है, मान लीजिए मिडिल क्लास है, लेकिन वो भी कुछ फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम अपने लिए रोड्स तो नहीं बनवाएंगे या अपने लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं देंगे, वो तो हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाएगी। समझ में आया बच्चों? तो ये एग्जांपल हुआ। थर्ड रीजन क्या है कि हमें पब्लिक फैसिलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि अगर नेशन में, मतलब हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन है, जॉब एजुकेशन नहीं है, तो ऑब्वियस है कि जो नेशन है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो एज अ सोसाइटी हमें सबको चाहिए। ओके, इवन जो बहुत रिच भी होते हैं, दे ऑल्सो रिलाई ऑल दैट, ओके, ऑल दैट दे कैन नॉट ओपन द स्कूल फॉर देयर ओन चिल्ड्रन, या दे कैन नॉट ओपन द हॉस्पिटल फॉर देयर ओन, या दे कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द रोड, या इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, देयर आर सो मेनी, तो ऑल आर टर्म्ड एज द पब्लिक फैसिलिटी। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसलिए हमें पब्लिक फैसिलिटीज चाहिए होती है, और ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि चीपेस्ट वे में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, पब्लिक पार्क हो गया, ओके, तो ये सब जो चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, अब हम डैम तो कंस्ट्रक्ट नहीं कराएंगे या इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट नहीं करेंगे, तो वो हमें ऐसे पब्लिक यानी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाएगी। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत जरूरी है कि फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके, इन द लाइफ द बेस्ट वे, द चीपेस्ट वे क्या है कि ये सब चीजें कलेक्टिवली मतलब पब्लिक, सबको पब्लिकली क्या हो, प्रोवाइड हो, ओके। जैसे कि एग्जांपल है सिक्योरिटी है, अब पुलिस है, ठीक है, पूरी लोकेलिटी को चाहिए, तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी तो सबको ही चाहिए ना, अब हर कोई अपने लिए एक सिक्योरिटी गार्ड तो हायर नहीं कर सकता, ओके। तो अपनी रीजन में, अपनी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, तो ये सब पब्लिक फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है, और एज ए होल इन द कम्युनिटी, क्योंकि हम रहते हैं, ओके, तो अब ऑब्वियस है कि हम सब इतना तो नहीं कर सकते कि अपने लिए अपनी सिक्योरिटी खुद से करें, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल है समझने का कि किस तरह से जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो हमें एज अ ओके सब में चाहिए। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया कि कुछ चीजें होती हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब है, और जैसे हमने देखा, हमने कंपेयर किया कि किस तरह से केरला जो है उसका स्टेटस जो है इन द टर्म ऑफ द डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो ज्यादा था। जैसे हमने देखा केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम थी, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, और हरियाणा में उतनी अच्छी नहीं है, जबकि वहां पर कैपिटा इनकम तो है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि जब वहां पे इतनी इनकम है, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। कुछ स्टेट्स में हमने देखा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
ये क्या होता है बच्चों? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट जो है ओके चीप रेट पर, जैसे बेसिक नेसेसिटी होती है राइस, शुगर, ओके केरोसिन, ऑयल एंड अदर नेसेसिटी, ये प्रोवाइड करवाता है ताकि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस जो है पीपल का वो अच्छा रहे। ओके जैसे जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर होते हैं या पुअर पीपल होते हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई है। आपने सुना भी होगा, क्लास 9 में आपको याद है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अंत्योदय योजना और सब। ओके तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक साथ ओके व्हीट, राइस ये सब खरीदती है और फिर उसको थ्रू द राशन शॉप डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, ताकि जो एक सर्टेन सेक्शन है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये अफोर्डेबल प्राइसेस में, है ना, जिसको वो अफोर्ड कर सके, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ लोगों को जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर होते हैं उनको वो देती है। ओके अब इसके अलावा हम कैसे डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, इसका अदर क्राइटेरिया क्या है? तो एक क्राइटेरिया जो है वो है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि जो न्यूट्रिशन है लेवल है, ओके यानी कि उसको किस तरह से मेजर किया जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो क्या होता है, ये जो अलग से आपका एक दिया हुआ है, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, वैल्यू जो हम मास एंड हाइट ऑफ द पर्सन, ओके हाइट कितनी है एंड मास मतलब वेट एंड हाइट, ठीक। तो मतलब पर्सन का जो वेट है और जो उसकी हाइट है, तो इसके लिए यूनिवर्सल यूनिट, मेजरमेंट यूनिट यूज किया जाता है। ओके किलोग्राम, वेट जो है उसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है और हाइट को मीटर्स में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीएमआई का एक इंडेक्स बना हुआ है और इस इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो नॉर्मल बीएमआई होता है पर्सन का वो 18.5 से 24.9, यानी कि उसकी जो हाइट है और जो उसका वेट है उसको स्क्वायर मीटर से डिवाइड किया जाता है। ओके ये ओवरवेट हो गया, ये ओबेसिटी हो गई, ओके और ये मॉर्बिडली ओबेसिटी हो गई। तो मिस ये 4 क्राइटेरिया है जिसमें ये देखा जाता है, इसको इस तरह से मेजर किया जाता है कि वेट अपॉन, यानी कि आपका जो वेट है अपॉन योर हाइट, ओके तो ये किलोग्राम में मेजर किया जाता है और ये मीटर में, और इससे बीएमआई वी कैन गेट, एक टेबल बनी हुई है आपके एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे एक आइडियल वेट जो होता है एज योर एज ग्रुप, ओके गर्ल 18.5 एंड 24.9, यानी कि ये जो नॉर्मल कैटेगरी है बीएमआई की, ओके और बॉयज की भी ऑलमोस्ट वही रहती है 18.5 टू 24.9। तो ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू चेक, ओके एंड टू मेजर द डेवलपमेंट। हम इससे भी डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने बात किया कि जो ह्यूमन, क्योंकि हमें सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं देखना है, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है मींस उसके लिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ नेशनल इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये देखना चाहिए कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब बच्चों ये जो टर्म है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है टोटल स्पेन ऑफ द लाइफ, यानी किसी भी कंट्री में एक जो एवरेज टोटल स्पेन ऑफ द लाइफ, एज एवरेज लाइफ क्या होती है सिटीजन की, उसको क्या बोला जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ 47 ईयर्स थी, लेकिन जैसे जैसे आफ्टर द इंडिपेंडेंस एजुकेशन, हेल्थ और ये सारी फैसिलिटीज में इंप्रूव किया गया, तो अभी हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 63 ईयर्स है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी पर्सन की एज है, एक एवरेज है कि किसी भी कंट्री में एवरेज लाइफ क्या होती है किसी भी पर्सन की, उसे क्या बोला जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके तो ये हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये टोटली किस पे, ये कौन सा क्राइटेरिया है, हेल्थ, क्योंकि जितनी हेल्थ अच्छी फैसिलिटी होगी आपकी, जैसे जापान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा है। ओके तो ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ओके दूसरा है एजुकेशन इंडेक्स, हमने डिस्कस किया था जैसे कि टोटल अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो वो कितना है, तो यहाँ पे एजुकेशन एक क्राइटेरिया है जिसको यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, वही पर कैपिटा इनकम, ओके और यहां पर ये हो गया लिटरेसी रेट कि आपकी कंट्री में कितनी लिटरेसी रेट है। ओके तो ये जो है क्राइटेरिया ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड बैंक सिर्फ बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें हम ओनली इनकम के हिसाब से कंट्रीज को कैटेगराइज कर रहे हैं, जिसका ड्रॉबैक भी मैंने आपको बताया कि वो डिस्पैरिटीज को हाइड करता है, उससे हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलता है, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं चलता है बिटवीन रिच एंड पुअर, या रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं लगता है, जो हमने डिसएडवांटेज डिस्कस किए। तो अब जो ये रिपोर्ट है HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पब्लिश कौन करता है, UNDP। इसको नोट कर लीजिए, स्टार बनाइए 1 मार्क। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके और 2019 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 131,
ओके यहाँ पर हम देखें तो ये यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही नहीं, मैंने आपको बताया था ना 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है, तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को यूज करता है और उससे डिस्पैरिटीज होती है, जबकि यूएनडीपी जो है वो सब क्राइटेरिया को यूज करता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी सिंस 1990 से प्रिपेयर कर रहा है और उसमें ये 3 क्राइटेरिया को यूज करता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड द पर कैपिटा इनकम, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है अकॉर्डिंग टू द 2019 है ना, जो 2019 का था उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 131st है, ठीक। तो ये हुआ कंपैरिजन ऑफ द कंट्रीज, जैसा कि हमने देखा, और इसी बेसिस पे हम कंट्रीज को भी कंपेयर करते हैं। तो इंडिया को उन्होंने बोला कि इंडिया में ये जो है, इवन श्रीलंका जो अभी हमने पॉलिटिकल साइंस में भी देखा था कि किस तरह से वहां पे ऑलमोस्ट 26 ईयर्स तक सिविल वॉर चलता रहा, उसके बाद भी वहां का जो HDI रैंकिंग है वो इंडिया से बेटर है। ओके तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन और वहां पर कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये सब हम देख सकते हैं। अब जो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि बच्चों मैंने ज्योग्राफी में आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये जो टर्म है ओके इसको फॉर्मुलेट किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों कि डेवलपमेंट सस्टेन होना चाहिए। ओके विदाउट थिंकिंग जो डेवलपमेंट होता है उससे हमें बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके ग्लोबल वार्मिंग है, देयर इज और हम देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ओवर यूटिलाइजेशन और ओवर यूजेस से, तो अब हम देखेंगे कि सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज दिस चैप्टर नेम इज ऑल्सो डेवलपमेंट और हमारा ज्योग्राफी में भी था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हमें ये जानना होता है कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेन, कि प्रेजेंट की जो नीड है वो भी फुलफिल हो और विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर नीड्स। ओके तो डेवलपमेंट इस तरह से किया जाए, जुडिशियली किया जाए, ताकि हम अपनी आज की जरूरतें भी पूरा करें और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको कंजर्व करें। तो यहाँ पे जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हमने ये सब क्राइटेरिया को डिस्कस किया है, तो बहुत जरूरी है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। ओके तो आप यहां पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हम इसको ज्योग्राफी में देख लिया है कि किस तरह से टेक केयर ऑफ द नीड्स प्रेजेंट की नीड जनरेशन जो है उसको हमें टेक केयर करना है। ऐसा नहीं है ना कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए कि चलो भाई अब तो हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की जनरेशन जो है उसकी नीड को भी हमें सेटिस्फाई करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब जुडिशियस यूज, ठीक है बच्चों। तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इसमें इकोनॉमिक्स में भी ज्योग्राफी में भी, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में भी आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, है ना, व्हाट आर योर व्यूज ओवर देयर। तो ये सब आपको करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल, यानी कि ये 3 सर्कल्स जो हैं और ये जो बीच में है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो तब हमें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और अपनी सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो 3 हमारे इंपॉर्टेंट स्फेयर है लाइफ के, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट सस्टेन होना चाहिए। ओके तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है कि किस तरह से आप इन तीनों ही स्फेयर में डेवलपमेंट को सस्टेन करें। ओके और उसको आप देखें कि ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, हम रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व करें। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है, आप बोलेंगे कि मैम बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आता है कि व्हाई डू वी नीड, है ना, व्हाई डू वी नीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन के, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्या है। ओके तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सब
डेवलपमेंट चाहते हैं तो सभी सिटीजन जो हैं वो इक्वल नहीं है, जो मैंने आपको रीजन दिया था पब्लिक फैसिलिटीज क्यों चाहिए होती हैं। तो सेम ओवर हियर यहाँ पर भी है कि व्हाई डू वी नीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कुछ बेसिक फैसिलिटीज को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इवन इफ अ पर्सन, यदि कोई पर्सन है उसकी इनकम सफिशिएंट नहीं है तो सेम रीजन है। और आपको पता है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हेल्थ केयर की कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी, जॉब एजुकेशन की कमी होगी। तो ये सब जो है इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए जो पब्लिक फैसिलिटीज के थ्रू हमें मिलता है। ओके, तो एक सस्टेन करना है हमें, एक सबके लिए चाहिए। ओके, सबका साथ सबका विकास, एज यू नो। तो सिमिलर हो है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड इसलिए होती है कि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेन होना चाहिए। ठीक, अब इसके 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि गिव द एग्जांपल, व्हाई डू वी नीड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट या व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गिव 2 एग्जांपल्स टू प्रूव कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो देयर इज अ 2 एग्जांपल गिवन, एक एग्जांपल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का है, एक एग्जांपल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का है। और बच्चों आपको पता है रिन्यूएबल रिसोर्स जो अपने आप रिन्यू होते हैं ना, नेचर जिनको रिन्यू करती है, बट उनको भी हमें सस्टेन करना होगा क्योंकि आपको पता है कि नेचर का एक पेस होता है, एक स्पीड होती है। तो जितनी स्पीडली हम उसको यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, उतनी स्पीड से वो फॉर्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी है, क्या कि जो ग्राउंड वाटर है एक एग्जाम्पल है किसका, ग्राउंड वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, लेकिन इसको क्या किया जा रहा है, इसको ओवर यूज किया जा रहा है। और स्पेशली कौन से सेक्टर में यूज किया जा रहा है ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉइट कहां किया जा रहा है, एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर प्रॉस्परस रीजन है, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, ये जो ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर क्या हुआ, सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज थे उसका ओवर यूज किया। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन तो उन्होंने कई गुना बढ़ा दिया, ओके, राइस हो, व्हीट हो, लेकिन यहां पे फिर क्या हुआ कि जो वाटर लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, बहुत जल्दी डिप्लीट होता गया। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ एरियाज के नेम दिए गए हैं, मैंने आपको ये 3 एग्जांपल्स दिए। और जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में ही है, साउथ इंडिया में भी कोस्टल एरियाज हैं जहां पर अर्बन सेटलमेंट्स की वजह से, दूसरा रीजन है अर्बन सेटलमेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये सब कॉजेज हैं। ओके, दैट इज द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो 61% क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। ओके, उसका लेवल जो है वो कम हो गया है और दैट इज अ मेजर कंसर्न, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ओके, तो हम इतनी स्पीडली हम प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर रहे हैं बट उसकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, उसको सस्टेन करना होगा, उसको रोकना होगा, उसको इतना नहीं यूज करना है कि वो पूरी तरह से डिप्लीट ही हो जाए, खत्म ही हो जाए, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। अब सेकंड जो एग्जांपल है बच्चों, ये एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, ऑयल, क्रूड ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये जो एग्जांपल है वो नॉन रिन्यूएबल। ओके, जो रिसोर्सेज है वो रिन्यू नहीं होते, मतलब एक बार आपने यूज कर लिया, ओके, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल है क्रूड ऑयल का। अब इस टेबल में आप देखिए, ओके, ये एक स्टेटस दिया गया है कि अभी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जहां पर सबसे ज्यादा रिजर्व्स मिलते हैं, ओके, जहां पर ये मिस पेट्रोल और ये इनके रिजर्व्स हैं, तो वहां पे देखिए 2017 में 808, अब ये जो बैरल है ना, ये क्या होता है, ये यूनिट होता है जिसमें ऑयल को मेजर किया जाता है। इवन ये एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क, है ना, व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट टू मेजर द क्रूड ऑयल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, बैरल। तो बच्चों बहुत जरूरी है एनसीईआरटी को प्रॉपरली क्या करना, समझना, उसको रीड करना। ओके, और स्पेशली फॉर द एमसीक्यू पार्ट, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं, बाकी तो हम आपको बता ही देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। ओके, तो ये ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है कि ये अगले बस 70 साल तक ही है इतना, उसके बाद जैसा हम यूज कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहां पे 50 मिलियन बैरल है और वो सिर्फ 10.5 ईयर चलेगा क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, ये लोग तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और टोटल वर्ल्ड का एस्टिमेशन लगाया गया है इन 2 रीजन के अलावा, जहां जहां पर ऑयल मिलता है, तो वो टोटल है 697, तो 50.2 ईयर्स तक ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50.2 ईयर्स के बाद हम लोग फिर से प्रिमिटिव बन जाएंगे, फिर से हमारे पास नहीं रहेगा कोई भी क्रूड ऑयल का रिजर्व, तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी, तो हमें क्या फिर से वहां स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है इसको हम रोकें, इसको हम सस्टेन करें। ओके, नहीं तो क्या होगा फ्यूचर में कि ये जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं ये सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम आज है उसको यूज तो करें लेकिन उसको सस्टेन करें।
उसको फ्यूचर जुडिशियली यूज करें, सोच समझ कर यूज करें, ओके, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसका ओवर यूज ना हो, ओके। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि यूज देम, कि उनको बहुत ही केयरफुली क्या किया जाए, यूज किया जाए। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, कि किस तरह से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनका यूज करना चाहिए। नहीं तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो आप देखिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर हम नहीं करते हैं, ओके, अगर हम नहीं सोचते हैं इसके बारे में तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या रिजल्ट होगा इसका। तो ऑब्वियस है कि जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारी ये अर्थ है, देखो, ओके, ये हमारी अर्थ है जिसपे हम रहते हैं, ओके। तो ये जो हमारी अर्थ है इस पे क्या होगा कि जो, अब ऐसा तो नहीं है कि आज ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक कंट्री की या दो कंट्री की है। आपको मैंने ज्योग्राफी चैप्टर में बताया था, अर्थ समिट जब 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, तो सभी कंट्रीज का एक कॉमन कंसर्न है, ओके, बिकॉज वी आर शेयरिंग our planet with each other, तो that is not belong to only the one nation or one region or one country। तो ये जो इशू है यानी कि environmental degradation, कौन सा इशू है, कौन सी प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है। तो ये डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री, यही एक स्टेटमेंट आ जाता है, जस्टिफाई, है ना। यहां से स्टेटमेंट आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, मान लीजिए ये लिखा आ गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज, ओके, जस्टिफाई। यही क्वेश्चन आ गया आपका 3 और 5 मार्क्स का, मान लीजिए। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कि ऑब्वियस है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, कि जो आज हमारा एनवायरमेंट है वो डिट्रॉइट हो रहा है, ओके। तो ये इशू जो है किसी एक रीजन या किसी एक नेशन का नहीं है, हमारा जो फ्यूचर है, आर कॉमन फ्यूचर, बताया था ना मैंने आपको, शूमेचर जो थे उन्होंने एक बुक लिखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, आर कॉमन फ्यूचर, कि हम सबका फ्यूचर तो कॉमन ही है, हम किसी भी पार्ट में रहते हो, ओके, हम नदर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न में या ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, ओके, जिस किसी भी कंट्री में रहते हो, हमारा एक कॉमन फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है, ये जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ किसी एक कंट्री या एक रीजन की नहीं है, वो सभी कंट्रीज की है। और ये जो मेजर प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, आप जानते ही हैं कि ग्लोबल मतलब हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ओके। ग्लोबल डिमिनिंग, कैसे हमारे पूरे अर्थ पे, ओके, एक साथ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ओवर देयर, लॉस हो रहा है हमारे फॉसिल फ्यूल्स का, सी लेवल राइज हो रहा है क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ओके, ये सब जो गैसेस है इनका अमाउंट ज्यादा हो रहा है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशियन जो है वो एसिडिक ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा थर्मोहेलिन यानी जो टेम्परेचर है उसका सर्कुलेशन जो है, जैसे जो हमारी हीट आती है सोलर, ओके, जो हमारी डिफरेंट लेयर्स हैं उसको पार करते हुए जब ट्रोपोस्फेयर से और फिर हमारे लिथोस्फेयर पर आती है तो वो वापस बैक नहीं जा पा रही है, ओके। एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है कोल इंडस्ट्रीज की वजह से, कोल इंडस्ट्रीज में इससे जो पॉल्यूशन जनरेट होता है उससे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड्स जो हैं उनमें भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, टेम्परेचर और फ्लड बहुत कॉमन है। तो ऑल दीज आर द कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और इसीलिए हमें क्या करना होगा, डेवलपमेंट को सस्टेन करना पड़ेगा, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो हमारी अर्थ है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सेव करना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट कैसा हो, सस्टेन हो, है ना। इसीलिए तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से एनवायरमेंट जो डिग्रेडेशन है वो किसी भी नेशन और स्टेट बाउंड्री से लिंक्ड नहीं है, जबकि वो सभी को कॉमनली क्या करता है, इंपैक्ट करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्या किया जाए, उसको सस्टेन किया जाए, ठीक। और इसी तरह से इस चैप्टर में हमने पूरे कॉन्सेप्ट करे, माइट भी आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट क्या है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।